गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये है हमारी वीडियो नंबर 9। आज हम क्वाड, नाटो वगैरह जैसे संगठनों के बारे में पढ़ेंगे और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, युवा युवा की फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ऑथर्स मतलब लेखक। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आप अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट करके। शिक्षा मंत्रालय ने युवा यानी युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की। युवा का अर्थ है युवा, आगामी, बहुमुखी लेखक। यह योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने को प्रोत्साहित करती है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने मन की बात में जनवरी वाले संस्करण में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने के लिए युवा पीढ़ी को आह्वान किया था। युवा का जो भारत एट 75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज, अज्ञात और सहित विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण लाने का प्रयास करती है और इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। इम्पोर्टेंट, यह योजना के तहत लिखी गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान के लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद किया जाएगा और जनवरी 2022 से पुस्तकों का प्रकाशन शुरू होगा। अगला प्रश्न, रेमडेसिविर। जी हाँ, बहुत खबरों में था हाल ही में इसके बारे में खबर। जो दो स्टेटमेंट हैं, रेमडेसिविर को हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। इसके बाद इबोला वायरस, मारबर्ग और कोरोना वायरस के लिए इसकी जांच की गई। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी NPPA ने भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी करती है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार में ने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन बंद करने का निर्णय लिया है और भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को दिया है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है और ब्रांड नाम वेलकरी के तहत बेची जाती है। इसे बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंस द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से प्रशासित करने के लिए विकसित किया गया था। इसे पहले हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। इसके बाद इबोला, मारबर्ग और कोरोना वायरस के इसके लिए जांच हुई। इसके कई दुष्प्रभाव भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि रक्त में लीवर एंजाइम का बढ़ा हुआ स्तर, लीवर में सूजन, निम्न रक्तचाप और मतली के साथ असाव संबंधित प्रतिक्रिया और पसीना आना। अगला प्रश्न, 28 मई को बुलाई गई क्या? ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक। ब्रिक्स शेरपा, इसमें हम देखेंगे शेरपा क्या होता है और यह बैठक क्यों बुलाई जाती है। यह कहाँ कहाँ हुई, यह मीटिंग कहाँ हुई? भारत, रूस, ब्राज़ील या चीन? बताइए। इसका आंसर होगा ए, भारत में, दिल्ली में। 1 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की निर्धारित बैठक की तैयारी पर चर्चा करने के लिए दूसरी ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक हुई। ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपाओं की बैठक 25 से 28 मई तक चली, भारत की अध्यक्षता में। शेरपा राज्य या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि है जो G7 और G20 जैसे शिखर सम्मेलन की तैयारी करता है। शेरपा नाम क्यों लिया गया? शेरपा नाम शेरपा लोगों से लिया गया जो नेपाल के जातीय समूह हैं, पूरे हिमालय में गाइड के रूप में कार्य करते हैं। जो ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं उनको साथ शेरपा चलते हैं, उनका रास्ता साफ करते करते। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2019 में ब्राज़ील में हुई थी। अगला प्रश्न, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स, ये हाल ही में हुए। ये एक तरह से सैन्य अभियान है। यह कहाँ पर हुआ और यह किससे बिलोंग करता है? क्वाड, जो कि 4 देशों का समूह है, इसमें US, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। यूरोपीय संघ, नाटो या G20? बताइए।
सही उत्तर होगा सी, नाटो का। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की फुल फॉर्म यूरोप में स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य आयोजित किए गए। पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर, ब्लैक सी में सैन्य अभ्यास होंगे। ये युद्ध खेल क्या हुए, यूक्रेन में जब सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिक भेज दिए गए रूस के द्वारा, इसने चिंता जताई। और 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूसी सैनिकों द्वारा अधिग्रहण के बाद अब तक की सबसे बड़ी खर्च पहल है, रक्षा खर्च पहल। इसमें नाटो में 30 यूरोपीय देश हैं। उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारीय सैन्य गठबंधन है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो में सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है, जिसमें स्वतंत्र देश सदस्य राज्य आपसी रक्षा प्रदान करते हैं यदि किसी सदस्य पर बाहरी पार्टी द्वारा हमला किया जाता है। और इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी कमेंट करके बताइए प्लीज़। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधान का उल्लंघन के लिए आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? हाल ही में न्यूज़ में था। आईसीसी, एचडीएफसी, एक्सिस या पीएनबी? इसका सही उत्तर होगा बी, एचडीएफसी पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाए जाने वाले नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड अवेयर एक तकनीकी मंच है, चर्चा में था हाल ही में। ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, इटली या भारत? सही उत्तर होगा डी, भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। यूनाइटेड अवेयर नामक एक मोबाइल तकनीकी मंच विकसित किया है। भारत इस परियोजना में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग की सहायता से काम करेगा। भारत इस परियोजना में $1.64 मिलियन का योगदान दे रहा है। यूनाइटेड अवेयर स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के और शांति रक्षकों को इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए काम करेगा, क्योंकि क्षेत्र केंद्रित, विश्वसनीय और लागत प्रभावी नई प्रौद्योगिकी शांति अभियानों में समय की आवश्यकता बन गई है। यह प्रोजेक्ट अवेयर अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जब भारत 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सभा की अध्यक्षता संभालेगा। 2021 के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत किस देश से आया है? एफडीआई का बताइए। मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर या यूएई? इसका सही उत्तर होगा सी, सिंगापुर से सबसे बड़ा आया है। यह न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में पहले नंबर पर सिंगापुर बन गया, दूसरे पर मॉरिशस था और अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आ गया है। यूएसए दूसरे नंबर पर है, तीसरा मॉरिशस, इसलिए ये न्यूज़ में था। यूएसए सेकंड नंबर पे आ गया। सीबीआई के बारे में कुछ कथन है। सीबीआई का सामान्य अधीक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के पास होता है। दूसरा कथन, सीबीआई निदेशक के पद के लिए 6 महीने से कम कार्यकाल वाले अधिकारियों का चयन नहीं किया जाता। बताइए कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के पास है। अन्य मामलों में कार्मिक, पेंशन और शिकायत मंत्रालय में किसका? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के पास है। प्रकाश सिंह फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था कि 6 महीने से कम के कार्यकाल वाले किसी भी अधिकारी को प्रमुख पद पर नहीं लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जो सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया है, उसका नाम बताइए आप कमेंट करके। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि राकेश अस्थाना
जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और वाई.सी. मोदी, ये केंद्र सरकार की 2 प्राथमिकताएं थी, लेकिन ये जल्द ही रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए इनको ये दौड़ से बाहर हो गए। जीनोम अनुक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह हमें डीएनए या आरएनए के मेकअप की व्यवस्था को समझने में मदद करता है। यह जांचने में उपयोगी है कि विकृति विकसित हो रही है या नहीं। जांच की प्रभावकारिता जीनोम अनुक्रमण से प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर होगा डी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, जीनोम अनुक्रमणता शोधकर्ताओं को डीएनए और आरएनए के मेकअप की व्यवस्था को समझाने में मदद करता है। जीनोम को सीक्वेंसिंग करने में हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि SARS-CoV-2 वायरस, जिससे कि कोरोना वायरस होता है, कहाँ से आए और यह कैसे फैला। यह जानने और जांचने के लिए अनुक्रमण उपयोगी होता है कि तनाव विकसित हो रहा है या नहीं। जीन में अगर बदलाव होगा तो इसके प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक पहले ही जानते हैं कि कोविड-19 के मामले में 1 महीने में औसतन उत्परिवर्तन, ऊष्मयन अवधि और एक श्रृंखला संचरण में मामलों के बीच का औसत समय क्या है। जीनोम अनुक्रमण, जिसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, का एक लाभ यह भी है कि दवा की प्रभावकारिता और नशीली दवाओं के उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए जो कोविड-19 टीकों के वर्तमान प्रमाण यह है कि बीमारी से बचने के लिए उनकी लगभग 75 से 90 प्रभावीकारिता है %, लेकिन पुनर्संक्रमण और संचरण को रोकने में कम है। मानव जीनोम अनुक्रमण बीमारियों और प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप के बीच एक कड़ी स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण है। तियानवेन चीन का एक अंतरिक्ष मिशन हाल ही में न्यूज़ में था, जिसे मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। दूसरी स्टेटमेंट, चीन मंगल ग्रह पर अपने रोवर उतारने वाला और अन्वेषण के लिए तैनात करने वाला दूसरा देश बन गया है। बताइए कौन सा सही है? सही उत्तर होगा सी, दोनों सही है। देखिए, चीन अब मंगल की सतह पर अपना रोवर को सुरक्षित उतारने वाला दूसरा दुनिया का देश बन गया है। तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। फरवरी में मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था और मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। चीन का मंगल ग्रह पर उतारना हर लिहाज से ऐतिहासिक है। अभी तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही सफलतापूर्वक अपने रोवर को ग्रह पर उतारने और अन्वेषण के लिए तैनात करने में सफल रहा था। पूर्व में सोवियत संघ ने मंगल ग्रह पर उतरने का प्रबंध किया था, लेकिन मिशन केवल आंशिक सफलता के रूप में लैंडिंग के तुरंत बाद संपर्क खो गया। तकनीकी रूप से चीन मंगल पर उतरने वाला तीसरा स्थान पर है यदि कोई रूसी लैंडिंग की गणना करता है, लेकिन यह देखते हुए कि उसने रोवर तैनात किया है तो चीन दूसरे नंबर पर है, लैंडिंग में तीसरे पर है। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर राजदूत के पद से हटा दिया गया कंट्रोवर्सी के कारण? कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन, रणदीप हुड्डा या विद्या बालन? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, रणदीप हुड्डा को। इन्होंने फीमेल्स पर, वुमेन पर एक टिप्पणी की थी, उसके कारण इनको इस एम्बेसडर से हटा दिया गया पद से। दोस्तों, यह था आज का टेस्ट। धन्यवाद।